गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग 69th बीपीएससी प्री के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। तो देखेंगे यहाँ कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, तो ऑप्शन में पी लॉरेंस भी हैं, पैथिक लॉरेंस भी हैं और एवी अलेक्जेंडर भी हैं। जे एंड्रयू नहीं होगा, तो क्वेश्चन ए का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के हैं। तो विचार पूछा गया है, तो पहले देखेंगे सुरक्षा वाल्व सिद्धांत क्या था। देखेंगे अंग्रेज ने देश में राजनीतिक स्थिति को देखा था। ये अंग्रेज जो थे भारत की राजनीतिक स्थिति को समझते थे और उन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था और वो नहीं चाहते थे कि इस विद्रोह के तर्ज पर भारत में कोई दूसरा विद्रोह हो। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अंग्रेजों ने आईएनसी की स्थापना करवाई थी। ये एक विचार था और ये विचार था लाला लाजपत राय का। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का ऑप्शन सी सही होगा। लाला लाजपत राय ने 2 पुस्तकें लिखी थी, अनहैप्पी इंडिया और पंजाबी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की थी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए सही होगा, कराची अधिवेशन 1931। तो देखेंगे इसके बारे में। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में आर्थिक नीति और मौलिक अधिकार पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931 याद रखिएगा, सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 1857 के विद्रोह की विफलता का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। विफलता का कारण तो देखेंगे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये भी कारण उचित है। और दूसरा, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, यह भी उचित है। और समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, यह भी उचित कारण है। तो तीनों सही है, तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन 5 को देखेंगे। तो इसमें लिखा है बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था और जान बचाई थी महात्मा गांधी की बटक मियाँ ने। ऑप्शन सी सही होगा। यह क्वेश्चन 68th बीपीएससी में भी पूछा गया है, रिपीटेड है, 69th में भी आया है। तो देखेंगे यहाँ पर बटक मियाँ अंसारी जो कि एक रसोइया थे, क्वेश्चन में ही बताया गया है। और इनका जन्म 1867 ईस्वी में बिहार के मोतिहारी जिले में हुआ था और इनके पिता का नाम मोहम्मद अली अंसारी था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। 1937 से लेकर 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो देखेंगे इसके बारे में, बकासत आंदोलन क्या है। बकासत आंदोलन को देखेंगे तो बकासत वे किसान थे जो जमींदारों द्वारा दी जाने वाली भूमि पर प्रतिवर्ष किराया चुकाकर कृषि करते थे। ठीक है, किसानों से जुड़ा आंदोलन था और बकासत किसानों के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं थे, जिस कारण जमींदार बकासतों का शोषण करते थे और इसी कारण जमींदार और किसानों के बीच जंग पर संघर्ष हुआ था। तो यही था बकासत आंदोलन। और हम लोगों ने देखा था, पढ़ा भी है, उनकी 1936 में किसान आंदोलन हुआ था। उसके प्रमुख नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और इन्हीं के नेतृत्व में बकासत आंदोलन का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन डी सही होगा। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी सही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन 7 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इधर क्या लिखा है, ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से सही कलानुक्रमिक कीजिए, मतलब सीक्वेंस में लगाना है इसे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, सूरत विभाजन 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और मिंटो मॉर्ले सुधार 1909 में हुआ था। तो सीक्वेंस क्या लगता है हमारा, पहले 2 आएगा सूरत विभाजन, उसके बाद मिंटो मॉर्ले सुधार 4 आएगा, उसके बाद होम रूल आंदोलन 1 आएगा, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह आएगा 3 आएगा। तो 2 4 1 3 से हमारा सीक्वेंस बनता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हुआ। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी सही होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो
सीधा सामने है, इल्बर्ट विल से संबंधित नहीं थे। ठीक है, देखेंगे इल्बर्ट बिल क्या था। तो इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों के सुनवाई का अधिकार दिया गया था जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। ठीक है, और ये बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। तो इल्बर्ट बिल का संबंध लॉर्ड रिपन से है। और ऐसे भी देखो तो लॉर्ड लिटन, रिपन और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं बीपीएससी में, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए सही होगा, इल्बर्ट बिल। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, सिंपल सा है, ऑप्शन बी सही होगा, इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी सही होगा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और इसी युद्ध का परिणाम था 1765 की इलाहाबाद की संधि, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुआ था। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन 10 पर। क्वेश्चन 10 क्या है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। सी होगा 1632 ईस्वी में। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी सही होगा। डचों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक है, प्रथम डच गवर्नर थे पीटर बोथ, और भारत में डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना स्थापित किया था 1605 में, और बिहार में 1632 ईस्वी में पटना में डचों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी सही होगा, अहमदाबाद हड़ताल में। देखेंगे इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ये मुख्यतः अहमदाबाद के मिल मजदूर और मिल मालिकों के मध्य हुआ एक विवाद था, और जब भी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नाम आता है तो एक प्रमुख महिला नेता का नाम सबसे पहले आता है, वो थी अनुसुईयाबेन साराभाई। तो इनसे भी जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछ सकता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का संबंध किस नेता से है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो ध्यान दीजिएगा, अनुसुईयाबेन साराभाई का संबंध अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन से है, और इन्होंने ही सर्वप्रथम इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और इन्होंने ही, अनुसुईयाबेन साराभाई ने ही महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था इस आंदोलन से जुड़ने के लिए। बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन का आयोजन किया गया था, जो कि एक सफल आंदोलन था, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल और अनशन भी कह लो इसको, अनशन का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 12 को देखेंगे। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ठीक है, तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन सी सही होगा। देखेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इन्हें बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। बिहार केसरी तो पूछा है, ये भी जान लो, श्री बाबू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1887 में, और 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, और ये बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन 13 का, तो अंग्रेजों ने चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन डी सही है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन 14, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। ठीक है, और इधर क्या लिखा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो देखेंगे भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन को देखेंगे हम लोग, ए का 2 है, तो ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन सी सही होता है। ये दोनों तो कट गया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, ये रहा, और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 15 को देखेंगे। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? ठीक है, तो ये भारत के कर्नाटक राज्य से जुड़ी थी। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखा है एक कूट भाषा में यदि ग्रेट को संख्या से निरूपित किया गया है और मोंग को भी एक संख्या से निरूपित किया गया है, तो यहाँ पर इसका कोड पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट है, तो इससे पहले अल्फ़ाबेट की सीरीज में अरेंज कर लो। जिन्हें नहीं आता है उन्हें मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। CDEFGHIJKLM। हम लोगों को पता है कि टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। QRSTUVWXY और Z। संख्या दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, यहाँ से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 ऐसे हुआ। अब यहाँ पर भी का सीक्वेंस पूछा है, तो भी का कितने हैं 22। ठीक है, अब आई का पूछा, तो देखो कंसेप्ट यहाँ पर है। आई का पूछा तो हम लोगों को पता है कि वॉवेल कितने होते हैं, AEIOU, ये 5 वॉवेल हैं। आई हमारा वॉवेल है, कहाँ पर है, ये रहा आई। तो जो वॉवेल है उसके जस्ट पैरेलल में जो संख्या उसके पैरेलल में क्या है, अल्फ़ाबेट आर, उसकी संख्या कितनी है 18। तो यहाँ पर 18 लिख देंगे। तो यहाँ देखो सीक्वेंस में मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, यानी ये दोनों ऑप्शन हमारा गलत हो गया, इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है, आगे देखेंगे जी है। जी की संख्या कितनी है 7 है, हाँ इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ओ पर जाएंगे। ओ भी हमारा वॉवेल है। ठीक है, तो ओ के पैरेलल को उठाएंगे तो एल को उठाएंगे, एल की संख्या कितनी है 12 है, तो यहाँ 12 को लिखेंगे। तो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 13 है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही है। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चले। तो ये भी सीक्वेंस का क्वेश्चन है, इसमें देख लो QRSTUVXYZAB, यही है लिखा हुआ QWZB। इनके बीच में अल्फ़ाबेट इतने हैं, 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, बी का यहाँ सेकंड देखें, BCDEF G, फिर कैपिटल H होगा, HIJ, कैपिटल K, कैपिटल M, ये यानी ये दोनों की सीक्वेंस मिल रही है। ठीक है, इसका देख ले WXYZABC मिल रहा है यहाँ तक। DEF यहाँ पर गड़बड़ हो गई, हर जगह 2 है, यहाँ पर 3 आ गए, तब फिर कैपिटल G आता है, तो ये गड़बड़ हो गया, यानी ये सीक्वेंस को ब्रेक कर रहा है, यानी समूह में बेजोड़ को खोजना था, तो यही है। तो WCGH, ये जो हमारा ऑप्शन डी है, ये सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन 17 का। अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन का भी और मैथमेटिक्स में है, तो स्थान कम होने के कारण मैं इसे शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा, तो ऐसे आप इसका आंसर जान लो। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। तो ये भी आसान है, मेड का कोड पूछा है, तो ऐसे देख लो MADE, और सीधा क्वेश्चन से उठा लेना है। एम का यहाँ कोड देखो क्या है, अल्फ़ाबेट सीरीज में यहाँ पर क्या दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, ए का कोड पूछा है, ए का कोड क्या है, डिवाइड दिया है, दोनों में है। ठीक है, डी का कोड क्या है, यहाँ देखो ब्रेड में डी है, डी का कोड क्या है, यहाँ डी का कोड दिया है मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑप्शन डी में हमारा सही जा रहा है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी सही होगा। एम और एस विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। ठीक है, ये सभी मैं शॉर्ट्स में इसके सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन 21 को देखें। एक व्यक्ति रमेश, जिसके पास 100 वर्ग गज की भूमि का एक प्लॉट है, ठीक है, और वो अपने पड़ोसी सुरेश, जिसके पास 100 वर्ग गज की भूमि है, यानी दोनों के पास 100 गज की भूमि है, स्क्वायर गज की। ठीक है, और रमेश क्या करता है, सुरेश से 10% अधिक प्राप्त करके
भूमि का एक प्लॉट बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ तक चलेंगे। पहले कौन कौन है देख लेंगे। रमेश हैं और सुरेश जी हैं। ठीक है, दोनों के पास 100 स्क्वायर गज की भूमि है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि रमेश 100 स्क्वायर गज की है, 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि बढ़ाता है। किससे? सुरेश से। तो इससे 10% प्राप्त करता है, तो इसके पास कितनी बची? 90, और इसके पास कितनी हो गई? 110। अब आगे क्या कहता है? 2 साल के बाद कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है। तो 110 का 10% अगर हम लोग निकालें तो क्या आता है हमारे पास? 11। तो 11 इससे माइनस करें तो इसके पास बचता है 99, और 90 में 11 ऐड करें तो इसके पास हो जाता है 101। तो क्या बोलता है आगे? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही है, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। यहाँ सुरेश के पास 101 है और रमेश के पास 99 है। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से बेजोड़ युग्म को खोजिए। तो स्टेशनरी, पाठन संबंधी पढ़ने लिखने की सामग्री होती है, तो कागज़ सही है। ब्रेवरी में शराब, ये भी सही है। मिलिनरी, महिलाओं की टोपियाँ, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं है। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन ए सही होगा। इसमें देखेंगे लेखन सामग्री होता है स्टेशनरी, बिल्कुल सही है यहाँ भी। और ब्रेवरी, शराब की भट्टियाँ, ये भी सही है। मिलिनरी, मेमो की टोपी, ये भी सही है। और स्नोबरी में क्या होता है? असभ्यता का गुण। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? जूते, यानी ये गलत है। तो यहाँ पर बेजोड़ युग्म चुनना है, तो ऑप्शन बी का, सॉरी, क्वेश्चन 22 का ऑप्शन ए सही है। आगे चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। तो सीरीज की क्वेश्चन है, तो इसमें आप पहले ही देख लो, यहाँ पर 30 नंबर, मतलब दोनों के बीच 30 का गैप है। ठीक है, यहाँ पर 32 ऐड कर दे तो 72 हो जाएगा 40 में। यहाँ पर 30 ऐड करें तो 40 हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, तो 4 में से 6 में से 2 गए, यहाँ पर 4 बचा। 5 में से 3 गए, यहाँ पर 22 बचा। तो यहाँ पर सीरीज जो हमारी बन रही है 24, 30, 32, यानी यहाँ पे 26 ऐड कर दे तो हमारी सीरीज बन जाएगी। तो यहाँ पे 26 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12, 5 + 2 7 और 1 8, 182 आता है। 182 ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी सही होगा। आगे चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें तो ये भी बहुत आसान है। इसमें 44 से पहले हम लोग 37 को माइनस कर लेंगे। तो 44 में अगर हम लोग 37 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 7 आता है यहाँ पर। ठीक है, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 49 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 49 हम लोगों ने बना लिया। यहाँ पर क्या करता है? 58 में से 53, तो 58 में से 53 को माइनस करें तो कितना आता है? 5। 5 में अगर 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 35 मिलता है। ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे। 52 में से 41 को माइनस करेंगे। 52 में से 41 को माइनस किए तो कितना आ गया? 11 आ रहा है। 11 में 7 को मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा 77, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी सही है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। तो दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक रूप से कथन के अनुसार है उसे उस पर विचार कीजिए। ठीक है, और इधर क्या कहता है? सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो ये कहता है कथन के अनुसार निष्कर्ष को आपको चुनना है। ये रहा कथन और ये रहा निष्कर्ष। कथन क्या करता है कि किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए हैं और जिनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। स्पिनर बॉलर होते हैं और उनके द्वारा 160 रन बनाए गए हैं और टोटल टीम के द्वारा 200 रन बनाए गए हैं। तो ये कथन है। निष्कर्ष क्या निकाल रहा है ये कि टीम में 80% खिलाड़ी स्पिनर है, जो कि कहीं से भी ये बात साबित नहीं होता है। कथन में ये कहीं नहीं कहा गया है कि 80% खिलाड़ी स्पिनर है। और दूसरा क्या कहता है कि ओपनिंग बल्लेबाजी स्पिनर थे, ये भी कथन में नहीं कहा गया। यानी दोनों जो निष्कर्ष निकल रहा है कथन के अनुसार वो गलत है। ठीक है, तो सही उत्तर में हमारा ऑप्शन ए क्या कहता है? ना तो एक और ना ही दो कथन अनुसरण करते हैं। बिल्कुल सही कहता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए सही होगा। आगे चले। 26 क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? ठीक है, बिजली का कुचालक पूछता है।
तो नमकीन पानी बिल्कुल नहीं, ये तो गुड कंडक्टर है। नींबू भी है और संतरे का रस भी है, यानी इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखें। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सिंपल है, रेलवे में, एसएससी में हर जगह ये क्वेश्चन पूछा है। तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये इसका सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा 27 क्वेश्चन का। देखेंगे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की खोज की थी और इसके लिए 1963 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, यह भी पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए का। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 28 है। अलग अलग द्रव्यमान की, जो अंडरलाइन कर रहे हो उस पर ध्यान देंगे, दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास से स्वतंत्र रूप से गिराने पर क्या होगा? यानी फ्री फॉल कराई जा रही है दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को, तो क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी सही होगा कि किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। क्यों होगा? तो देखो, जब कोई वस्तु मुक्त अवस्था में, यानी फ्री फॉल उसे गिराया जाता है, मुक्त अवस्था में जब गिरती है तो उसका जो वेग होता है केवल गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है, ना कि द्रव्यमान पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। आगे चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 को देखें। वेक्टर टीके की प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? वेक्टर टीके प्रतिरोधक क्षमता यानी एंटीबॉडी जो होती है उसे प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? तो यह सीधा यही है, सीधे कोशिका में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए सही है कि सीधे कोशिका में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। 30 को देखेंगे। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 30, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, समुद्री तल का फैलाव। 31 को देखेंगे। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होता है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। तो देखेंगे इसे क्या होता है। प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है यह विभिन्न उच्चावचों और विवर्तनिक घटना जैसे भ्रंश, वलन, भूकंप, ज्वालामुखी, गर्त और वलन आदि की उत्पत्ति और विकास को विस्तार पूर्वक व्याख्या करने वाली विभिन्न सिद्धांतों एवं मतों में सर्वाधिक मान्य एवं वैज्ञानिक आधारों पर आधारित यह सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखें। mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, जो कि महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप में चर्चा में रहा है। कौन सी महामारी? तो कोविड-19, कोरोना। ठीक है, कोरोना महामारी में यह बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा था। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित रूप है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। mRNA को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? ठीक है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो ये है क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी सही होगा, आणविक लक्ष्य के आधार पर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? प्रतिक्रिया के दर को धीमा करता है, अवरोधक है, तो यह भी गलत होगा, ये भी। तो क्वेश्चन 36 का ऑप्शन डी सही होगा।
अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इसका भी ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। ठीक है, तो एक नंबर में क्या लिखा है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिल्कुल ये भी होगा। एज कंप्यूटिंग ये भी होगा, और नेटवर्क स्लाइडिंग ये भी होगा। तो तीनों पॉइंट सही है, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन ए सही होगा। सही उत्तर चुनना है, ऑप्शन ए सही होगा। 1 2 3 तीनों होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, अंतरिक्ष मिशन है और किस खोज के लिए भेजा गया था। तो कैसिनी को हम लोग जानते हैं, शनि के वलयों के अध्ययन के लिए इसे भेजा गया था। सभी देखो, जूनो है जो बृहस्पति के लिए भेजा गया था, बृहस्पति ग्रह के लिए। तो ऐसे देखेंगे, ए का 2 कहाँ पर है, यानी ये दोनों में से कोई एक होगा हमारा। सही उत्तर चुनना है इधर कूट में से। ठीक है, 2 का 1, यानी ये हमारा ऑप्शन भी सही होता है। आर्टेमिस का ऑप्शन 4 ठीक है। मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए चंद्रमा और मंगल ग्रह पर इसके लिए आर्टेमिस मिशन की शुरुआत की गई थी। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन भी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, कपड़ा और उसकी उत्पत्ति के आधार पर। तो देखेंगे, लेनिन सन के पौधे। तो पॉइंट ए का क्या होगा, सूची 1 का सूची 2 में मिलाना है, 2 में मिलाना है, तो ए का 2 होगा। तो इसमें देखेंगे एक ही ऑप्शन मिलता है हमारा, डी में ए का 2, यानी क्वेश्चन 48 का ऑप्शन डी सही होगा हमारा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला पॉइंट, टेनियासिस एक आंत का संक्रमण है। ठीक है, जो कि टेपवर्म की 3 प्रजातियां, टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनियाटा और टेनिया एशियाटिका, बिल्कुल सही है, के कारण होता है। पॉइंट 1 बिल्कुल हमारा सही है। पॉइंट 2 में क्या लिखा है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है तो इस स्थिति को एनसीसी कहा जाता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो क्वेश्चन 41 का इसमें इधर देखेंगे, सही कथन चुनना है इसमें से भी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन 42 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं। तो कौन सी कंप्यूटर भाषाएं, ये भी है, यानी सारे हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो क्वेश्चन 42 का ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। 43 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, 43 इसमें देखेंगे, इसका पूर्ण रूप है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। देखेंगे, जीपीटी स्टैंड फॉर चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा जीभ का स्वाद नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का देखेंगे इस आधार पे। तो देखेंगे, जीभ के स्वाद में ऐसे भी, इस आधार से भी देखें तो कड़वा भी आता है, खट्टा भी आता है, नमकीन भी आता है, नमकीन भी महसूस करते हैं हम लोग, और मीठा। और इस हिसाब से देखो तो ऑप्शन ए तो हमारा कट जाता है, 3 नमकीन कट जाता है, ये भी। ऑप्शन बी भी कट जाएगा और ऑप्शन सी भी कट जाएगा। एक ऑप्शन हमारा सही बचता है, ऑप्शन डी, यानी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सम्मिलित हैं। और इसमें एक पॉइंट नंबर 1 में क्या दिखा है, एनोरेक्सिया नींद संबंधी बीमारी है, नहीं है। इंसोमेनिया ये नींद संबंधी बीमारी है, तो ये तो ऑप्शन यहाँ पर ये दोनों का मेल गलत है। डिस्पेनिया सांस से तकलीफ सही है। एनोसीमिया ये गंध से आंशिक पुण्य, ये भी सही है, यानी क्वेश्चन 44 का पॉइंट 3 और 4 सही है। तो इसमें देखेंगे इधर क्या लिखा है सही उत्तर, तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए सही होगा, केवल 3 और 4 सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है, रेलवे में पूछा गया था, एसएससी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी सही होगा, घूमते न्यूट्रॉन तारे। इसके बारे में देखो,
तो पल्सर तारा जो है एक तरीके का न्यूट्रॉन तारा होता है, ठीक है। और इसका निर्माण तब होता है जब कोई तारा खुद के आकार और वजन के कारण कंप्रेस हो जाए, और ये ऐसी स्थिति तब बनती है जब कोई ऐसा तारा इस तरीके में कंप्रेस होता है, ऐसे तब बनती है तब उसमें एक सुपरनोवा विस्फोट होता है और एक पल्सर तारे का जन्म होता है, ठीक है। तो ये था पल्सर तारे से जुड़े कुछ पॉइंट। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर कौन सा है, क्या है? तो क्वेश्चन 48 का ऑप्शन ए सही होगा, केवलर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 49 HMX का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 HMX का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। पॉइंट 1 सही हो रहा है। ऑप्शन में देखेंगे, सही उत्तर चुनना है। तो इसका 49 का क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी सही होगा, केवल एक। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? AI बेस्ड रोबोट है और इसका नाम है ऑप्टिमस। तो क्वेश्चन 50 का ऑप्शन ए सही होगा। एक ह्यूमनॉइड रोबोट है और ये टेस्ला कंपनी के हैं। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। मैनहट्टन परियोजना क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन बी सही होगा। एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। तो ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्या लिखा है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो देखेंगे, यहाँ देखेंगे सी पर आकार के बराबर, यानी यहाँ दिखा समान आकार का, और वास्तविक और उल्टा होगा यानी वक्रता केंद्र पर। तो क्वेश्चन 52 का ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन का प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन के किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 54, इसे जाना जाता है विलय की सांद्रता के रूप में। तो क्वेश्चन 54 का ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 को। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षा प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? कोविड टीकाएं प्रतिरक्षा प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन बी, जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस में प्रवेश कराकर। तो क्वेश्चन 55 का ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को नहीं पता था? तो ये सिंपल है, ऑप्शन सी घोड़ा के बारे में सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। तो 56 का ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? ठीक है, 57। तो इसमें 57 में ऑप्शन ए सही होगा, इंडिया गेट शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन ए सही होगा, आयरलैंड के
संविधान से। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 59 को देखेंगे। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? पूर्ण राज्य पूछा है तो ये बना था 1975 में। ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 59 का। देखेंगे संविधान के 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम जो था भारत का 22वां राज्य बना था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो अभी वर्तमान में जो वैल्यू है भारतीय मुद्रा में वो देखेंगे हम लोग, तो सबसे ज़्यादा महंगी है पाउंड स्टर्लिंग। तो क्वेश्चन 60 का ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो ये ऑप्शन सी सही होगा 2024 तक। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। शिप प्रवेग टूरिज्म के संदर्भ में सूची रिफ, एमिसाल और ग्रांडरे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया। शिप प्रवेश टूरिज्म के संदर्भ में सूची रिफ, एमिसाल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया। ये स्थान कहाँ है? तो ये गोवा तट के बाहर है। तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 62 का। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 63 क्वेश्चन नंबर। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखेंगे पॉइंट 1 में क्या दिया है, वैश्विक जीडीपी का 85%, और सही है ये। पॉइंट 2 में क्या दिखा है, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, ये गलत है। थर्ड पॉइंट का है विश्व का लगभग 2/3 जनसंख्या, ये भी सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन सी सही लग रहा है, केवल 1 और 2 सही आंकड़े यहाँ फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 63 का। ऑप्शन सी सही होगा, पहला और तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे। रूस के वैगनार जो कि भाड़े के सैनिक थे, समूह का मुखिया कौन था? रूस के वैगनार जो कि भाड़े के सैनिक थे, इस समूह का मुखिया कौन था? तो इसके मुखिया थे, ऑप्शन सी सही होगा, येवगेनी प्रिगोजिन। तो ये ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 64 का। 65 पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है, ऑप्शन डी होगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो उन्होंने 66 वर्षों तक शासन किया, 66 वर्षों तक शासन किया और 90 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। नहीं, ये गलत है। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। ये सही है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? 2022 का पूछा है, तो उसका विषय था गौरव का मार्ग। ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। थांडिम युक्त महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? थांडिम युक्त महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? तो ये मनाया गया है म्यांमार में। ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 69 क्वेश्चन नंबर। व्हाइट हाउस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इधर क्या लिखा है, सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो देखेंगे व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। नहीं, ये गलत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। सही है ये। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, 1 नवंबर 2018 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह भी सही है। और यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। तो चौथा पॉइंट भी सही है। तो इसमें देखेंगे 2, 3, 4 सही है। तो ऑप्शन में ये आ रहा है, ऑप्शन में 2, 3, 4, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 69 का। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। नेट मीटरिंग
को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा गया है? तो किसके प्रचार में देखा गया है? तो ये देखेंगे, एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई नई बिजली का श्रेय देता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। तो ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 70 का। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। रंग और संयोजन है, तो इसे देखेंगे। मैजेंटा जो कि लाल और नीला है, तो ऑप्शन में देख लेंगे। तो ये दोनों तो कट गया हमारा ऑप्शन पहले। आगे देखेंगे टिल जो कि नीला, हरा और सफ़ेद है, तो बी का 3 है। बी का 3 ऑप्शन बी सही हो रहा है हमारा। तो क्वेश्चन 71 का ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष जो डूब गई है, जो टाइटैनिक जहाज उसके अवशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? ठीक है, तो अभी बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में भी रहा था। क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो उसका नाम है टाइटन। देखेंगे, टाइटन पनडुब्बी समुद्र में 13,000 फीट का गोता लगाकर उस जगह पर पहुंची थी जहां 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा था, और वहां पर ये क्षतिग्रस्त हो गई, डूब गई, और उसका नाम था टाइटन। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यह फैशन संबंधी है और कुछ विवरण है, तो इसे देखेंगे। बैरेट जो कि एक प्रकार की टोपी है, तो देखेंगे ऑप्शन में ए का 3 कौन सा है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा पहले कट गया। ठीक है, फिर क्या है? स्टिलेटोज। स्टिलेटोज किसका है? महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। तो बी का 3 कौन सा है? बी का 4 कौन सा है? बी का 4 ये रहा। तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलें हम लोग। 73 का ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था? तो हाल में अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, वो है एथेंस। ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे, तो ये तो गलत है, पहले ही गलत है, और इसके आगे क्या है? और विंस रोज वाटर, यहाँ ये सही है, ये भी गलत है, ये सही है। तो पॉइंट 2 और 4 सही हो रहे हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, सही उत्तर चुनना है तो ऑप्शन ए सही जाएगा। तो 75 का ऑप्शन ए सही है। सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? ठीक है, तो गृह मंत्रालय, फिर से देखें, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? तो ये है टोटल 576। ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 76 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए, इंपॉर्टेंट है, गिद्ध संरक्षण बहुत ही पुराना इशू भी है, गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया है तमिलनाडु की सरकार ने। ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 78, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक है। ठीक है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी कई एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, नातांगकी राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि नागालैंड में। ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का ही अभिन्न अंग घोषित किया? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को
भारत का अभिन्न अंग घोषित किया। तो ये है ऑप्शन बी सही होगा, यूएसए ने। क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, ठीक है, ने काहिरा में आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर दिया गया है? तो किस ग्रेड से? तो ग्रेड 6 से। ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ईसीटीए पर हस्ताक्षर किए भारत ने किस देश के साथ? तो देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन सी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया? किस देश के द्वारा हाल ही में पारित किया गया जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो फिर से देखेंगे, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हाल ही में पारित किया गया जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइट में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो ये किया है न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी सही होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 को, दुनिया के पहले परागणों जिन्हें टिलियाडे डेम्बिडस कहा गया, ये टिलिया डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं रूस में। तो क्वेश्चन 84 का ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये महासागर के संरक्षण से संबंधित है। तो 85 का ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 86 को देखेंगे। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, राजगिरी। 86 का ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चले। 87 देखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इधर क्या लिखा है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। तो ये लॉर्ड लिटन अधिनियम, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाने लगा था, यह भी सही है। और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, तो ये भी सही है। तो मैंने पहले भी बोला था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, तो ये तीनों पॉइंट सही दिया गया है 87 का। कूट में देखें तो 1 2 3 ये तीनों सही है। ऑप्शन ए सही होगा, 87 का ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे। लॉर्ड मियो ने 1870 के संकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखेंगे फिर से। लॉर्ड मियो के 1870 के संकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, ये नहीं था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, यह सही है। और इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया था, यह भी सही है। मेयो अच्छे लोग थे, अच्छा था ये आदमी मेयो। और इसने प्रांत की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। तो 2 3 4 तीनों पॉइंट सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे केवल 2 3 4, ऑप्शन डी सही है। तो 88 का ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे। राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी?
तो नीतिसार लिखी गई थी ये कामंदक के द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। फतुहाते आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी ईश्वरदास नागर के द्वारा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 को देखेंगे। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के पास एक मशीनरी के द्वारा भेजा था? निम्नलिखित अनुमति लेने के लिए किस गुप्त शासक के पास मशीनरी को भेजा था? क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के पास मशीनरी को भेजा था? तो ऑप्शन सी सही होगा, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 को। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 92 का ऑप्शन बी सही होगा। 1912 में, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन बी सही होगा। और 2000 में, सन 2000 में झारखंड अलग हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। भारतीय कला में स्तूप, चैत्र और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्तूप, चैत्र और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसे यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन डी सही होगा। 93 का ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? तो बहुत ही आसान है, एक प्रकार की कढ़ाई है। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्वेश्चन नंबर 94 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 को देखेंगे। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इधर क्या लिखा है, गलत को चुनना है। ठीक है, तो इधर देखेंगे, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, गलत है। और इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल, ये भी गलत है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय, ये सही है। और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं, ये भी सही है। तो 3 और 4 सही है, हमारा 1 और 2 गलत है। ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर तो 1, 2 गलत है, ऑप्शन ए सही होगा। 95 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बाबर के भारत में आगमन का कारण क्या था? ठीक है, और इधर क्या लिखा है, सही कथन चुनना है। ठीक है, तो उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ था, नहीं, ये पहले हो रखा था, गलत है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद, ये भी गलत है। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना, ये सही है। और युद्ध में तोपों की शुरुआत बाबर ने की थी भारत में, भारतीय क्षेत्र में। तो 3 और 4 सही है। तो देखेंगे ऑप्शन ए, 3 और 4 सही है, तो 96 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? ठीक है, बाबुल मक्का किस बंदरगाह को कहा जाता था मुगल काल के दौरान? तो इसे सूरत बंदरगाह को कहा जाता था, ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 98 अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद मराठा प्रशासन में थी, ऑप्शन डी सही होगा 98 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, तो ये पेंटिंग स्थित है ये आप अजंता में, ऑप्शन डी सही होगा। 99 का ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, नहीं, ये गलत है। और वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में के दौरान भारत का दौरा किया था, ये भी गलत है। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दौरान भारत आया था और वेनसांग हर्षवर्धन के काल में, तो ये दोनों इंटरचेंज है, यानी ये दोनों पॉइंट गलत दिया है। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा कथन सही है, तो नहीं, ये भी नहीं है।
एक भी नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 100 का ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 को देखेंगे, 101 को। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चरक क्या थे? चरक चिकित्सक थे और ब्रह्मगुप्त तो गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। तो ऑप्शन में देखेंगे ए का 2, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है हमारा यहाँ पर, ऑप्शन बी सही होगा। 101 का ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो नौरोज की शुरुआत की थी बलबन ने, ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे कुछ जुड़े बातों को देखते हैं। पहले, बलबन ने अपने धन और शक्ति से अमीरों और लोगों को प्रभावित करने के लिए भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो इन लोगों ने उत्तर भारत में भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था। तो 103 का ऑप्शन भी सही होगा। 104 को देखेंगे, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इधर क्या है, सही कथन चुनना है। ठीक है, तो इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। ठीक है, यह भी सही है। और इसने महिला शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो यह भी सही है। तो इसमें से देखेंगे ऑप्शन डी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। 104 का ऑप्शन डी सही होगा। 105 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो मैथिली भाषा का विकास हुआ था ओइनवार राजवंश के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन सी सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांशीय रेखाएं कितनी हैं? क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन ए सही होगा, 179। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? तो औसत ऊंचाई है, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 107 का ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 पर, किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो ये है बघेलखंड। तो ऑप्शन सी सही होगा, बघेलखंड के पठार पर। 108 का ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 को देखेंगे, उत्तराखंड का वो कौन सा जिला है जो तिब्बत के साथ सीमा से नहीं लगता है? तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इससे नहीं लगता। उत्तराखंड का वो कौन सा जिला? तो वो है अल्मोड़ा। ऑप्शन ए सही होगा। देखेंगे यहाँ उत्तराखंड के 3 जिले हैं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, जो कि तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती हैं। ठीक है, उत्तराखंड के। और पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये है उत्तराखंड के 3 जिले जो तिब्बत के साथ हैं, सीमा साझा करते हैं। और ये 3 जिले हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं उत्तराखंड के। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? एल नीनो धारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। 110 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 111 को देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इधर क्या लिखा है, उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? ठीक है, तो इसमें देखेंगे, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है। तो तीसरी बड़ी झील है, ये गलत है। ऑप्शन 1 सही गलत है, ये दूसरी है। ठीक है, ये अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। ठीक है, ये सही है। और इसकी सीमा 4 देश तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, 3 देश के साथ लगती है। और विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी, जो कि युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है,
युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है, तो ये भी सही है। और यहाँ गलत ऑप्शन तो 1 और 3 होगा, ऑप्शन 1 सही होगा। देखो इसका एक ट्रिक है विक्टोरिया झील का, जैसे रानी विक्टोरिया इस युग की तेज कन्या है, तो रानी विक्टोरिया से बना हमारा विक्टोरिया झील, इस युग से बना युगांडा, तेज से बना तंजानिया और कन्या से बना केन्या। तो युगांडा, केन्या, तंजानिया, ये 3 झील है, तंजानिया, युगांडा और केन्या, रवांडा नहीं है, तो ऑप्शन 3 हमारा गलत होगा। तो 111 का ऑप्शन ए सही है, 1 और 3 गलत है। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 को देखेंगे। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीट वेव से संबंधित कथन है। कथन क्या है? यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव कहते हैं। ना, ये गलत है। और यदि किसी पहाड़ी इलाकों का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव कहते हैं, तो यह भी गलत है। तो इधर क्या लिखा है सही कथन? तो ना तो 1 सही है ना ही 2, ऑप्शन ए सही होगा। 112 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित करना है। खोजकर्ता और जन्म स्थान। तो देखेंगे यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस, इनका जन्म स्थान इटली है, तो ऑप्शन ए का 3 कौन सा है? ऑप्शन ए का 3 ये है, तो ये कट गया, ये भी कट गया। हमारा अभी ऑप्शन बी और सी चलेगा, ठीक है। जेम्स कार्टियर का संबंध फ्रांस से है, तो बी का 4 यहाँ है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 113 का ऑप्शन बी सही होगा। नहीं, इसमें भी बी है। आगे देखते हैं। सर फ्रांसिस ड्रेक का संबंध है पुर्तगाल से। सर फ्रांसिस ड्रेक का संबंध है पुर्तगाल से, तो सी का 1 होगा, तो सी का 1 ये रहा हमारा। तो सॉरी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। सर फ्रांसिस ड्रेक का संबंध कहाँ से है? सॉरी, यूनाइटेड किंगडम से है। सॉरी, यूनाइटेड किंगडम से है, तो एक बार सुधार लेंगे। ऑप्शन बी सही होगा हमारा। 113 का ऑप्शन बी सही है, बी सही होगा, सॉरी। 113 का ऑप्शन बी सही होगा। सर फ्रांसिस ड्रेक का संबंध यूनाइटेड किंगडम से है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। यूएई की रियासती राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 114। तो यूएई की रियासती राज्य में है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उमा उल कैन और फुजराह और रास उल खैमा। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 115। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के से निकलती है? किस गांव के पास से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी? तो यह है नगरी, रांची के पास है, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है, तो वो है नगरी, ऑप्शन ए सही होगा 115 का। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? एक वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन रहता ही है, तो वाल्मीकि ये है बिहार में, दुधवा ये उत्तर प्रदेश में है, गजनेर राजस्थान में है और भीमबंध ये भी बिहार में है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन 4 ये दोनों सही है। तो कूट का सही पर ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 4। 116 का ऑप्शन बी सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 117। गैंगेटिक डॉल्फिन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इधर क्या लिखा है, सही कथन चुनना, ठीक है। गंगा नदी के डॉल्फिन को IUCN की रेड डाटा लिस्ट में तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नहीं, ये गलत है, ठीक है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र नहीं होते हैं, ये सही है, नहीं होते हैं, नेत्र लेंस नहीं होते हैं। और यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है, यह भी सही है। और इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई, यह भी सही। तो 2, 3, 4 सही होगा। तो देखेंगे 117 का ऑप्शन सी सही है, 2, 3, 4। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 को देखेंगे। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। ये सभी बिहार की ही नदियां हैं
और गंडक का दूसरा नाम है नारायणी नदी। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, बिहार करेंट अफेयर से भी। तो यह है जमुई। ऑप्शन ए सही होगा। 119 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका निर्माण गंडक नदी पर हुआ। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। अधिकथन है घना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं। प्लेसर जमाव पाए जाते हैं घना तट पर सोने से समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील के सोने की सिराएं पाई जाती है। और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। तो देखेंगे घना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। ठीक है। और कारण क्या दिया है? कारण आर, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो चलो ठीक है, ये भी है, ये भी सही है। और देखेंगे ये सही आ रहा है। ए और आर दोनों सही हैं और आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। 121 का ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। ठीक है। और चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो देखेंगे धारावाड़ चट्टानी प्रणाली जो कि सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। तो ए का 3 कौन सा है? ऑप्शन बी सही जा रहा है। विंध्यनगर्म की चट्टानी, ये तो पता है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कॉटजाइट और सैल्ट इस चट्टानी प्रणाली के मुख्य घटक हैं। तो बी का 4। तो ऑप्शन बी सही जा रहा है हमारा। 122 का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 123 में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? ठीक है, दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वारनदभुक और समुद्री तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल और समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो ये है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन बी सही होगा। तो ज्वारनदभुक और समुद्री तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल और समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। वो कौन सी है? मन्नार के खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन बी सही होगा 123 का। क्वेश्चन नंबर 124 देखें। तो 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित थिम्पू जो कि भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं। तो इसे देखेंगे हम लोग। इसका सही आंसर होगा 6 बजे हैं, संध्या के 6 बजेंगे, 6 PM। इसे यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ग्रीनविच थिम्पू के बीच का अंतर 90 डिग्री देशांतर है, यहाँ दिया गया है। और समय का कुल अंतर हो गया, ये 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो 90 × 4 करेंगे तो 360 मिनट हो जाएगा हमारा। डिवाइड करेंगे तो 6 घंटा बाद के। तो यहाँ पर निकल कर आता स्थानीय समय ग्रीनविच के 6 घंटे कम, अर्थात 6 बजे शाम के ये समय निर्धारित होंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही होता है। 124 का ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अबरक कोडरमा ये सही है और ये भी गलत है। तो 125 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। सूची 1 के सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 के साथ स्थापना वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। और इधर है सही कूट का प्रयोग करें, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में हुई थी। तो देखेंगे ऑप्शन ए का ये रहा हमारा सही ऑप्शन।
बी 126 का ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 को देखेंगे। किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन में किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त देता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी होगा 120(1) के तहत। तो 127 का ऑप्शन सी सही होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। कॉलेजियम प्रणाली से है। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इधर क्या लिखा है, सही कथन को चुनना है। ठीक है, पहला है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का एक 5 सदस्यीय निकाय है, बिल्कुल सही है, और इसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, और उस समय सबसे इसमें न्यायाधीश में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। तो ये ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया था। नहीं, गलत है, कोई कानून बना कर नहीं किया था, गलत है ये। तो इससे ऐसे देख लो, तो ऑप्शन 2 ही है और ये है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। तो सही, ऑप्शन सी भी सही है। और कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1933 में न्यायाधीश PN भागवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो ये भी ठीक है। नहीं, ये गलत है, ठीक नहीं है, गलत है, गलत है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही आता है। तो ऑप्शन में देखेंगे, कथन 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 129, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इधर गलत कथन को चुनना है। ठीक है, तो इसमें प्रस्तावना 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता बिल्कुल सही है। और इसमें 8 है, नहीं गलत है ये। इनमें नए सिद्धांत जोड़े गए यानी अनुच्छेद, ये भी सही है, ये भी सही है। नहीं, गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है, ये गलत है। और इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य में विधानसभा विधानमंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। तो ये भी सही है। गलत कौन सा है? 2 और 3, 2 और 3 गलत है। तो यहाँ गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन में ये रहा 2, 3, ऑप्शन डी सही होगा। 129 के ऑप्शन डी सही होंगे, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। भारतीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। आदिम लक्षणों के संकेत बिल्कुल होगा, कथन के सही है ये। विशिष्ट संस्कृति, यह भी कथन सही है। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम, यह भी सही है। और पिछड़ेपन एवं भौगोलिक अलगाव, ये भी सही है। तो ये चारों कथन सही है। देखेंगे यहाँ ऑप्शन में उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, इसे अनटचेबिलिटी कहते हैं, को समाप्त किया गया था? तो अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी सही होगा। 132 का ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ऑप्शन बी सही होगा, राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा के लिए है? 5वीं अनुसूची, तो यह है अनुसूचित जनजाति के लिए। 134 का ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? फिर से देखेंगे, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो 135 का ऑप्शन बी सही होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? ठीक है, तो देखेंगे यहाँ इधर क्या है, सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है, नहीं होगा। महामारी के पहले स्तर की तुलना में इसमें ये सही है, ऑप्शन बी सही होगा। सॉरी, कथन 2 सही है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद भी किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी होती है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, उचित नहीं है। और कथन 4 को देखेंगे, कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, तो ये सही है। तो कथन 2 और कथन 4 सही है, तो 136 का सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 137, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? गया जिले की जनसंख्या पूछा है, तो गया जिले के वर्तमान में है 5,98,000। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, 138, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गैर व्यय योजना के बारे में, सॉरी, गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है केंद्र सरकार के? तो ऑप्शन ए सही है, व्यय कृषि पर होता है। ऑप्शन ए सुटेबल है, ऑप्शन ए सही होगा 138 का। क्वेश्चन नंबर 139 को देखेंगे, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। ठीक है, तो निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि से अधिक हो, निर्यात में वृद्धि जो है वो आयात में वृद्धि से अधिक हो, ये सत्य तो नहीं है। ऑप्शन ए ही सही होगा, 139 का ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। सही है। क्वेश्चन नंबर 140 को देखेंगे, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% तक पहुंच गया था, नहीं। सही है, सही है, सही सही है, सही है, ये सही है, सही है। दूसरा क्या है, वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था। वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था, परसेंट हो गया था, गलत है ये। पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गए हैं, ये भी गलत है। तो कथन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन बी सही होगा। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 141 को देखेंगे, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? ठीक है, तो इसमें देखेंगे विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, ये बिल्कुल शामिल है। सोना भी शामिल है। विशेष आहरण अधिकार ये भी शामिल है, एसडीआर। और आरक्षित किस्त स्थिति ये भी शामिल हैं, चारों कथन शामिल हैं। तो कूट का सही प्रयोग करना है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। 141 का ऑप्शन डी सही होगा। चलेंगे 142 पे। क्वेश्चन नंबर, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इधर क्या है,
कथन, सही कथन चुनना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद में राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड, बिल्कुल सही है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू, यह भी सही है। इनका प्रयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है, प्रयोजन के लिए किया जाता है, यह भी सही है। और उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयात के स्रोतों पर निर्भर करते हैं, आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन 4 निष्कर्ष 4 भी सही है। तो ये चारों कथन 142 के सही हैं, तो आंसर होगा क्या इसका? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। 142 का ऑप्शन डी सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 143 को देखेंगे। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह शिशु के जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना में प्रति 10,000 जीवित, नहीं ये गलत है। कथन 1 गलत है। कथन 2 देखेंगे। वर्ष 2050 में शिशु मृत्यु दर पर 189.6 थी शिशु मृत्यु दर, तो सही है ये। 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, ये भी गलत, नहीं ये भी सही है। और रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2019 में सबसे, नहीं ये गलत है, मध्य प्रदेश ये गलत है। तो 2, 3 सही होगा, तो 143 का ऑप्शन डी सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 144 को देखेंगे। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है, वो सक्षम बनाती है। किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करके, नहीं। ज्ञान में वृद्धि कर नहीं, कौशल स्तरों में वृद्धि कर देश के लोगों को ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि, ये सही है। ऑप्शन 4 सही है, तो ये होगा, केवल 4 सही होगा ऑप्शन इस कूट के अनुसार। 144 का ऑप्शन ए सही होगा। 145 देखेंगे। दिवाला और शोधन अक्षमताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इधर क्या है? सही कथन चुनना है। शोधन अक्षमता के तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर ऋणों का भुगतान में, ये गलत है। कथन 1 गलत है। दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या ये भी गलत है। शोधन अक्षमता पर असक्षमता एक अव्यवस्था है जिसकी, ये भी गलत है। एक भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला एवं शोधन अक्षमता कार्यवाही के, ये सही है। ऑप्शन 4 कथन 4 सही है। तो 145 के ऑप्शंस को देखेंगे तो सही कथन में केवल 4 सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। 145 का ऑप्शन डी सही है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? 146 का, तो ये अपनाया गया था 1956 में, ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 147 क्वेश्चन नंबर। उत्पाद और संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर गलत कथन को चूज करना है। ठीक है, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन के विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करता है, ये सही है। इस योजना में आवेदकों को 2 श्रेणियों में वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां, नहीं ये नहीं है। इस योजना के बाद कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए निर्मित करता है और निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं के शुद्ध वृद्धिशील बिक्री के आधार वर्ष पर लगभग 8% की औसत प्रोत्साहन, ये भी गलत है। PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रासाउंड फॉर्म फैक्टर
अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर शामिल है, तो ये भी सही है। तो इसमें देखो कि ये 2 और 3 गलत है, तो 147 का ऑप्शन ए सही होगा। लैपटॉप, ऑल इन वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर, ठीक है। ऑप्शन 4 भी, कथन 4 भी सही है, तो 147 का ऑप्शन ए सही होगा। ये दोनों गलत है, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 148 में स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर गलत कथन को चूज करना है। तो एक खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत, ये गलत है। और इस योजना में CORS नेटवर्क के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता के योग, ये सही है। और CORS का मतलब है क्रॉस, नहीं ये गलत है। इस योजना में ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार कर ग्रामीण, ये भी सही है। तो गलत कथन में हमारा निकल कर आता है 1 और 3। 1 और 3 हमारा गलत है, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो 148 का ऑप्शन सी सही है, 1 और 3 गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 149, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। और इधर क्या है, सही उत्तर को चूज करना है। राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले में संबंध में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के कर्मचारी का वेतन भत्ते, ये सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक एवं वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति विचाराधीन में आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं ये गलत है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है, यह भी सही है। राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित होने वाले धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति विचार आरक्षित रख सकता है, यह भी सही है। यानी 1 और 3, 4 तीनों सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 149 का ऑप्शन बी सही होगा। 150 लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। तो देखेंगे इधर क्या लिखा है, सही उत्तर को चूज करना है, ठीक है। तो सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, ये नहीं होगा। और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, ये हो सकता है। कुल मांग और उपभोक्ता के खर्च में कमी, ये नहीं हो सकता। और घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात में प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीटिव में कमी आई, कंपटीशन में कमी आएगी, तो ये भी हो सकता है। तो 2 और 4 हो सकता है, 2 और ये नहीं, ये होगा, ये तो सही है, प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी, कुल मांग में उपभोक्ता है। 2 और 3 हो सकता है हमारा सही आंसर। तो देखेंगे यहाँ ऑप्शन में 2, 3 है, 150 का ऑप्शन सी सही होगा, 2 और 3 सही होगा इसका आंसर। तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट PYQ और भी लाऊंगा, 68 BPSC का भी क्वेश्चन पेपर को भी मैं लाऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।